वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने जा रहा है, वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाता है। इसका मतलब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ प्रेशर तो वो महसूस कर रहा था और वो प्रेशर यकीनन ताकतवर हलकों की तरफ से था। मैंने आपको बता दिया था कि इस्लामाबाद के अंदर बड़ों की बैठक हुई है और इस बैठक के अंदर आने वाले चीफ का रास्ता रोकने के लिए मौजूदा चीफ को एक ऑफर की जा रही है। लोगों का ख्याल यह है कि अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिवाइवल होता, इमरान खान को गैर मामूली रिलीफ मिलता और बहुत मुश्किल हो जाता इमरान खान का रास्ता रोकना। और नया इस्तीफा किसका आ रहा है? जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने इस्तीफे के नोट में भी ये इशारा दिया है कि और इस्तीफे भी आएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, गुज़श्ता रोज पहले व्लॉग में हमने आपको खबर दे दी थी कि आने वाले चीफ का रास्ता रोकने के लिए मौजूदा चीफ को एक्सटेंशन देने का प्लान बनाया जा रहा है। अब आने वाला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जिन्होंने 26 अक्टूबर 2024 को अपने ओहदे का हल्फ उठाना था। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसको मालूम है कि इसी साल 9-10 महीने के बाद वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने जा रहा है, वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाता है। इसका मतलब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इसका मतलब ये कि कुछ प्रेशर तो वो महसूस कर रहा था और वो प्रेशर यकीनन ताकतवर हलकों की तरफ से था। मैंने आपको बता दिया था कि इस्लामाबाद के अंदर बड़ों की बैठक हुई है और इस बैठक के अंदर आने वाले चीफ का रास्ता रोकने के लिए मौजूदा चीफ को एक ऑफर की जा रही है। ये ऑफर गुज़श्ता साल सितंबर में भी की गई थी, लेकिन मौजूदा चीफ की तरफ से इस पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया था। लेकिन अब एक बार फिर यह ऑफर तैयार की जा रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा को स्टे कराया जाए ताकि आने वाले चीफ का रास्ता रोका जा सके, उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बनने दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम है उसके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से। लोगों का ख्याल यह है कि अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिवाइवल होता, इमरान खान को गैर मामूली रिलीफ मिलता और बहुत मुश्किल हो जाता इमरान खान का रास्ता रोकना। शायद यही वजह है कि जस्टिस एजाजुल एहसन पर गैर मामूली दबाव था और दबाव में आकर जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया है। अब इससे पेशतर के इस्लामाबाद के अंदर जो दोबारा रीअलाइनमेंट हो रही है, दोबारा रीग्रुपिंग हो रही है, रीगैदरिंग हो रही है, खास तौर पर जनरल आसिम मुनीर के दौरा बहरीन के बाद वतन वापस पहुंचने पर, जो वतन वापस पहुंचे हैं और डंडा एक बार फिर चलाना शुरू कर दिया है। एस्टैब्लिशमेंट ने मुख्तलिफ प्लान्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। अब नए प्लान्स क्या है और नया इस्तीफा किसका आ रहा है? जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने इस्तीफे के नोट में भी ये इशारा दिया है कि और इस्तीफे भी आएंगे। अब वो इस्तीफे 15 जनवरी से पहले पहले कौन से बड़े बड़े इस्तीफे हैं जो आने वाले हैं, आज के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। और बड़ों की बैठक जो इस्लामाबाद में रीग्रुपिंग हुई है उसकी तफसीलात भी इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की आउटरीच, इसका मैसेज बढ़ जाएगा। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे, मैं सादा से पाकिस्तानियों से इंतहाई ताकीद से गुजारिश करूंगा कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस करना इसलिए मत भूलिए कि नोटिफिकेशन आप तक तब तक नहीं पहुंचता है जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर दौरा बहरीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच चुके हैं। अब इस दौरे के बाद किस तरह आसिम मुनीर साहब ने अपने जो डंडा है वो सीधा कर लिया है और ये डंडा अब घूमने लग गया है, मैं इसके ऊपर आता हूं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस वक्त जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरखास्त के ऊपर समाअत हो रही है और 3 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला क्यों दिया, इस पर जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अब इस हवाले से मैं तो बड़ा क्लियर हूं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था पेशावर हाई कोर्ट के डिसीजन के बारे में कि डिसीजन हो गया है, कहीं लिखा जा चुका है। तो मैं आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत से भी बहुत क्लियर हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ला लेकर मैदान में उतरेगी। मैं बड़ा क्लियर हूं। बसूरत दीगर, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कह रहा है उसके मौकिफ की तायीद करती है और बल्ला तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया जाता है, तो फिर आप यकीन कीजिए कि इस्तीफे सबसे पहले तो पेशावर हाई कोर्ट से आएंगे। पेशावर हाई कोर्ट में बैठे हुए जजेस मुस्ताफी हो सकते हैं, लेकिन ऐसी नौबत आने वाली नहीं है। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि ऐसी नौबत आने वाली नहीं है। रावी चैन ही चैन लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लिए और बल्ला पीटीआई को मिल जाएगा। और अगर बिल्ला पीटीआई को नहीं मिलता तो एक नया पेंडोरा बॉक्स भी खुल सकता है। जैसे जस्टिस काजी फायज ईसा बहुत सारी समातें करते हैं और उसके अंदर नए पेंडोरा बॉक्सेस खोल लेते हैं, तो अगर उन्होंने बाकी तमाम जमातों का रिकॉर्ड भी मंगवा लिया
तो फिर क्या मतलब सब जमातों के पास इंतखाबी निशान नहीं होंगे? तो फिर एक नया मामला खुल जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस काजी फायजीसा 8 फरवरी को इलेक्शंस कराने से पीछे हटना चाहते हैं और सैंक्टिटी ऑफ इलेक्शन को बरकरार रखने के लिए वो बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिटेन कराएंगे, यानी उनको जरूर बल्ले के इंतखाबी निशान के साथ मैदान में उतारेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को एंडोर्स करेगी, ये मेरी अपनी दानिश में मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि उसी फैसले को बरकरार रखा जाएगा जो फैसला लिख छोड़ा गया था। अब इलेक्शंस 8 फरवरी को होने हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन से मुतालिक मैंने आपको बताया था कि जो गुज़श्ता हफ्ते मुलाकात इस्लामाबाद में हुई थी उसमें तय कर लिया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन कर रही है 8 फरवरी को इंतखाबात कराने, और 8 फरवरी के इंतखाबात प्लान ए में शामिल है। 99% ये फैसला हो गया था कि इंतखाबात होंगे, बाकी मानदा 1% किसी गैर मामूली थाने हैं, गैर मामूली हादसे के ऊपर छोड़ा गया था। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत सारे इस्तीफे आते हैं, आई मीन जैसे जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर, अगर मतलब इशारा तो उन्होंने नाम लेकर नहीं दिया, लेकिन हो सकता है कि जो लाइक माइंडेड जजेस हैं, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल है, जिसमें दीगर वो जजेस शामिल हैं जिनको हम ख्याल तस्वुर किया जाता था, अगर उनके इस्तीफे आना शुरू हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? और फिर अगर आने वाले दिनों में, हमने आपको बताया था कि वो इस्तीफा जो दिसंबर के पहले हफ्ते में मुतवक्के था, और हमने आपको खबर भी दी थी कि एक बड़ा इस्तीफा इस्लामाबाद से आ रहा है, अगर वो इस्तीफा भी आ जाता है तो मुल्क में यकीनन गैर मामूली सूरत हाल होगी। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि IMF ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की बहुत कोशिशों से, और इसका क्रेडिट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को इसलिए देना चाहिए कि हुकूमत तो कुछ करने की नहीं है, लंगड़ी लूली हुकूमत है, तुनके और तनाबे तो आर्मी चीफ के हाथ में ही है और वही चला रहे हैं, लगाम इस वक्त आर्मी चीफ के हाथ में है। उनका दौरा अमरीका बहुत अहमियत का हामिल था, और दौरा अमरीका के अंदर ये पेशरफ्त हुई कि 70 करोड़ डॉलर की मंजूरी IMF ने पाकिस्तान को दे दी है, यानी इकोनॉमिक फ्रंट पे एक अच्छी खबर आ गई है। इकोनॉमिक फ्रंट पे मैंने आपको बताया था ना कि जो 11 जनवरी है वो गैर मामूली दिन होगा। 11 जनवरी को पाकिस्तान को ये कामयाबी बगैर किसी डिले के हासिल हो गई है, यानी वो पैसे जो आने थे वो तो मिल गए हैं। अब उसके बाद अगर ऐसा प्लान बनाया जाता है या पीछे तनाबे कोई खींच रहा है और मुस्ताफी होने का लोगों को कह रहा है, जैसे एजाजुल हसन के बाद एक झड़ी लग जाती है इस्तीफों की, और फिर एक बड़ा इस्तीफा जिसको हम दिसंबर में एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो इस्तीफा भी आ जाता है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा हो सकता है। नंबर 1, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा आता है तो दोनों तरफ एक बहरान पैदा होगा। वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जाहिर है एक ऐसा इदारा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर यहां से इस्तीफों की झड़ी लगती है तो गैर मामूली नौयत होगी, और फिर इसके भी कभी इम्कानात है कि सदर मुमलिकत भी मुस्ताफ़ी हो जाए, क्योंकि सदर मुमलिकत को भी जो है वो प्रेशर डाला जाएगा अगर इस तरह की गैर मामूली सिचुएशन बनती है कि हालात इमरजेंसी की तरफ जाए, और फिर इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई जाए कि IMF के साथ अभी तो हमारे मामला तय हुए हैं, मुल्क डी ट्रैक हो जाएगा, और इकोनॉमिक इमरजेंसी की तरफ अगर मामला बढ़ते हैं तो फिर सदर मुमलिकत को इसको इंडोर्स करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली उन्हें भी रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, वो भी मुस्ताफ़ी होकर घर जाएंगे, फिर सादिक संजरानी जैसे किसी शख्स को सदर बनाया जा सकता है और इकोनॉमिक इमरजेंसी इंपोज की जा सकती है। तो 15 जनवरी का दिन जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। 15 जनवरी की तारीख इसलिए अहमियत की हामिल है कि इसी दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी इलेक्शन कैंपेन को ट्रिगर करने जा रही है। अब सवाल तो यह भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 15 जनवरी का इंतखाब ही क्यों किया है? 15 जनवरी को ऐसा क्या होने जा रहा है? उससे पहले पहले सिचुएशन खासी क्लियर हो जाएगी, और हो सकता है कि ये नौबत ही ना आए और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उस कैंपेन को किसी और रंग में तब्दील कर दे, फिर वो इलेक्शन कैंपेन ना हो, फिर वो किसी और मुतालबे के लिए कैंपेन करनी पड़े। तो 15 जनवरी से पहले पहले ये जो गैर मामूली सिचुएशन है ये मजीद जो है वो उभरती हुई दिखाई देगी, मजीद काले बादल मंडलाते हुए दिखाई देंगे, और अगर खैर खैरियत से ये 4 दिन गुजर गए तो फिर तो मामला आप समझ लीजिए कि उसी पहले प्लान के ऊपर कायम है जो 99% वाला प्लान है। लेकिन अगर ये गैर मामूली सिचुएशन ट्रिगर करती है और इस्तीफों की झड़ी लगती है, उन इस्तीफों की जिनकी बात मैं आपके सामने कर रहा हूं, और खास तौर पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौरा बहरीन के बाद जब वतन वापस पहुंचे हैं तो एक बार फिर से इसके ऊपर गौर व खौज शुरू हो गया है, क्योंकि उनके दौरों की कामयाबी अपनी जगह पर है। आर्मी चीफ का दौरा अमरीका कामयाब रहा, दौरा बहरीन कामयाब रहा। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान जो कह रहे थे, मैं आपको ये बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान को जिनको लगता है कि 2 सूबों के अंदर इलेक्शंस नहीं हो सकते और अफगानिस्तान भेजा गया, वहां उस दौरे को पजीराई नहीं मिली, वो दौरा कामयाब नहीं हुआ, और बिलाखिर दफ्तर खारजा की तर्जुमान को गुज़श्ता रोज़ कहना पड़ा कि मौलाना फजलुर रहमान तो अपने तय गए हैं, इनफरादी हैसियत में वो हुकूमत की तरफ से नहीं भेजे गए। तो इसका मतलब दफ्तर खारजा को डिस्टेंस भी इसलिए करना पड़ा कि मौलाना फजलुर रहमान के दौरे में कोई कामयाबी नहीं मिली। अगर कामयाबी होती तो दफ्तर खारजा इसका क्रेडिट खुद ले रही होती। तो मौलाना फजलुर रहमान को जो मिशन दिया था वो भी कामयाब नहीं हुआ। वहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन भी अपनी जगह पर है,
यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर इस्तीफे भी अपनी जगह पर हैं, एक हंगामी सूरत हाल, और हंगामी सूरत हाल के बाद यकीनन एक हंगामी इमरजेंसी। ये ऑल दो प्लान के अंदर बहुत माइन्यूट इसके चांसेस हैं, 1-2% चांसेस हैं। मेजॉरिटी चांसेस यही है कि इलेक्शंस 8 फरवरी को होंगे। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, ये कंडीशनल है 15 जनवरी से पहले पहले। अगर तो ये 4 दिन बेहतर अंदाज में गुजर जाते हैं तो फिर तो आप समझ लीजिए कि प्लान ए है। अगर ये 4 दिन हंगामा खेज होते हैं तो फिर प्लान बी है, और अगर प्लान बी भी कामयाब नहीं होता तो प्लान सी है। यानी आप ये समझ लीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपने जो बनाए हुए प्लान्स हैं उनके मुताबिक अब एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने प्लान्स बना के रखे हुए हैं और हमने ये प्लान आपको बता दिए हैं, और अब सिर्फ अमल दरामद करना है। जैसी सिचुएशन होगी वैसा प्लान जेब से निकाला जाएगा और उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। आज हमने आपको खबर दे दी है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, और आने वाले दिनों में जो इस्तीफे एक्सपेक्टेड हैं, जो 2 बड़े इस्तीफे जिनकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो आएंगे तो फिर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसे बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। फिर ना कहिएगा कि बताया नहीं था। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।